नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका ख्याल आपके खास प्रोग्राम में। और वहीं आपको बता दें कि आज हम ख्याल आपके में बात करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में। भारत में ओमिक्रॉन खतरे के बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने चिंता में डालने वाला बयान दे दिया। उनके मुताबिक भविष्य में वैक्सीन की क्षमता कमजोर पड़ सकती है और बदलते वेरिएंट्स को देखते हुए नई वैक्सीन जरूरत महसूस हो सकती है। वीके पॉल ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि बदलती परिस्थिति के बीच हमारी वैक्सीन भी कमजोर साबित होने लगे और ऐसे में अब वैक्सीन की जरूरत है जो नए नए वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार रहे। और वो ये भी मानते हैं कि अगर महामारी से प्रभावी अंदाज में निपटना है तो इसके लिए ड्रग्स डेवलपमेंट को लेकर एक मजबूत रणनीति रहनी चाहिए और विज्ञान के क्षेत्र में निवेश बढ़ना चाहिए। और अब वीके पॉल का यह बयान उस समय आया है जब देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ने लगे और अभी तक देश में इस नए वेरिएंट के कुल मामले 61 मामले सामने आ चुके हैं और इसमें भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले 28 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। और वहीं आज भी राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए मामले सामने आए और वहीं कुल मिलाकर महाराष्ट्र में आंकड़ा नए वेरिएंट का 28 पहुंच गया। और इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के आज 4 नए मामले सामने आए और इसके अलावा राजस्थान में भी इस वेरिएंट ने तेजी से पैर पसार लिया और देश के राज्यों में अब ओमिक्रॉन से निपटने के लिए 3T फॉर्मूले पर काम शुरू हो गया। और ये 3T फॉर्मूला है ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग के 3 लैब हैं और सरकार नागपुर और औरंगाबाद में भी लैब शुरू करने पर विचार कर रही है। देश के साथ साथ दुनिया में ओमिक्रॉन को लेकर दहशत इसलिए और फैल गई है क्योंकि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि हो चुकी है और नॉर्वे की सरकार ने आंशिक रूप से लॉकडाउन भी लगा दिया है। और वहीं ओमिक्रॉन मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जुड़ गए जो राजनीतिक विश्लेषक है और इसके अलावा और वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर नरेश चावला जो राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आईएमए के हैं। आप दोनों का आर्या न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी डॉक्टर नरेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे होगा क्योंकि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बयान दिया है कि अब नए वैक्सीन की जरूरत पड़ सकती है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, जो डॉक्टर वीके पॉल ने बयान दिया है वो इज मोर ऑफ ए जनरल इन नेचर। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी वैक्सीनेशन, चाहे हमारी अपनी बनाई हुई कोवैक्सीन थी या कोविशील्ड थी या विदेशी वैक्सीन है, मॉडर्ना वगैरह है, फाइजर वैक्सीन है, कोई भी वैक्सीन अपने आप को 100% ये नहीं कहती कि 100% असर करेगी। लेकिन उनका ये कहना कि जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं वो नए वेरिएंट पे कम असर कर सकती हैं, इट इज मोर ऑफ ए जनरल बयान। इससे हमें कोई हमारा जो देश का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें कोई अभी तब्दीली नहीं आएगी। आज भी हम लोगों को खुलेआम एक ही सलाह देते हैं कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अलावा एक अगर कोई श्योर एंड शॉर्ट बचाव है तो वो सिर्फ वैक्सीनेशन ही है। तो डॉक्टर वीके पॉल का कहना गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है दैट वी नीड टू फर्दर इम्प्रूव आवर वैक्सीन। बट ये कहना कोई एक दिन में नहीं होता, इसका शोध रिसर्च एक साथ चलती रहती है। आपने देखा होगा इश्तियाक अहमद जी, जब से कोरोना आया है पिछले 2 साल से तब सब कुछ हमें तेजी से करना पड़ रहा है। पहले वैक्सीन बनती थी 4-5 साल में, अब हमें वही काम महीनों में करना पड़ता है बिकॉज द प्रोसेस इज क्वाइट डायनेमिक। तो डॉक्टर वीके पॉल का इतना ही कहना था कि वी नीड टू इम्प्रूव, बट दैट डजंट मीन कि जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट चल रहा है वैक्सीनेशन का वो पूरी तरह ना हो। हमें वही का वही फॉलो करना है। जिन लोगों को फर्स्ट वैक्सीन नहीं लगी वो फर्स्ट लगवाएं, जिनको सेकंड नहीं लगी वो सेकंड लगवाएं। और देश की सरकार को हमारा आग्रह बार बार है कि बूस्टर वैक्सीन एटलीस्ट कोरोना हेल्थ वॉरियर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और जो रिस्क ग्रुप है उनको जल्द से जल्द लगाया जाए। जी
दिलीप यशवर्धन जी, अब आपसे ये सवाल लेना चाहूंगा कि अब लगातार ओमिक्रॉन के नए नए मामले सामने आ रहे हैं और हर राज्य में कहीं ना कहीं अब सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में 28 मामले दर्ज किए गए और इसके अलावा राजस्थान में 17 नए मामले दर्ज किए गए। और इसके अलावा आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने अभी फिलहाल ही रैली की थी, जो महंगाई हटाओ रैली थी। क्या उसका असर ओमिक्रॉन पर और जो देश की जनता है और जो देश की जनता के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है सभा करके, तो क्या इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा? त्याग जी, ये सर्वविदित है और हर व्यक्ति को ये मालूम है कि कोरोना इन्फेक्शन की बीमारी है और तेजी से ज्यादा मार्केट में फैलती है। जहाँ भीड़ होती है, जहाँ कॉन्टैक्ट होते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, वहां पर ये बीमारी ज्यादा फैलती है। और पिछले 2 सालों से हम ये देखते आ रहे हैं, जो सेकंड वेव कोरोना की आई थी उसमें इतने ह्यूमन लॉसेस हुए। तो मुझे पहली बात तो ये लगती है कि यहाँ पर किसी की सलाह की जरूरत ही नहीं है। आदमी को खुद ये बात समझ जानी चाहिए कि कोरोना एक खतरनाक बीमारी है, तीसरी वेव आने की तैयारी है, उसको खुद से समझदारी करनी चाहिए। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है अभी जो भी कोरोना प्रोटोकॉल है उनका पालन करना अभी से शुरू कर देना चाहिए। अब रही बात जो रैलियों की है, देखिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ साथ 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों में चुनाव इन्हीं 3-4 महीनों के अंदर पर है। और यही 3-4 महीने अगर डॉक्टर्स की एडवाइस मानी जाए तो जनवरी फरवरी का जो समय आ रहा है ये कोरोना की थर्ड वेव का पीक होगा और यही चुनावी रैलियों का पीक भी होगा। तो अब ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं तो अपने आप को जनप्रतिनिधित्व के लिए आगे लेकर के आती हैं, जनप्रतिनिधि कहती हैं, तो इनकी सबसे पहला कर्तव्य है कि ये जनप्रतिनिधित्व के नाते जनता की सुरक्षा भी करें। जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल वर्ल्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होने की बात करते हैं, तो आज ये जो फिजिकल रैलियां हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी संज्ञान लेने की जरूरत है। पिछले साल देखिए जब बंगाल के चुनाव थे तो यही स्थिति थी तो इस बार ये स्थिति भयावह ना हो, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि चुनावी रैलियां या जो भी रैलियां हो रही हैं इसमें पूरे प्रदेश में रैलियों पर रोक लग जानी चाहिए, क्योंकि रैलियों में लाख चाहते हुए भी कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करता नहीं है और ना हो सकता है। और दिलीप जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है, जैसे जब पिछले विधानसभा के चुनाव हुए कई राज्य में, पश्चिम बंगाल में, असम में, केरल में, उस समय मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश या कहीं की टिप्पणी की थी कि चुनाव आयोग को ही इसके लिए हत्या का केस दर्ज क्यों ना किया जाए। तो ऐसे में अब दोबारा से कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जो डॉक्टर और विशेषज्ञ अंदाजा लगा रहे हैं, और इसके बाद अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या इसमें चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनेगी अगर तीसरी लहर आती है, या फिर राजनीतिक पार्टियों की? क्योंकि आए दिन कोई भी पार्टी हो वो रैलियां करने से पीछे नहीं हट रही है। इश्तियाक जी, राजनीतिक पार्टियों की तो सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है, कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर रोक लगाए। रैलियों से, जैसा कि डॉक्टर्स की एडवाइस मैंने सुनी है कि ये जो तीसरी ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट आया है, ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट और ज्यादा तेजी से फैलेगा। पिछले 2 वेरिएंट के मुकाबले इसका जो इन्फेक्शन होगा वो तेजी से फैलेगा। तो तेजी से फैलने का मतलब है कि जितनी ज्यादा भीड़ उतना ज्यादा इन्फेक्शन, और वो और लोगों तक पहुंचाएगा। तो जो रैलियों में चंद चुनावी लोग इकट्ठा होते हैं, उन चंद चुनावी लोगों के चुनावी महत्वाकांक्षाओं की वजह से इस देश की आम जनता भुगतेगी। फिर ना मेडिकल सुविधाएं होंगी, ना दवाइयां होंगी, ना ऑक्सीजन होंगी, और हम इन सारी चीजों का ठेका फिर सरकार को छोड़ेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने पिछले 2 सालों में ये देख लिया है कि क्या भयावह स्थिति हुई थी इस देश के अंदर, कितनी जान माल की हानि हुई थी, कितने परिवारों के घर उजड़ चुके हैं इस देश में। और उस चीज को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन की ये संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो इस तरह के खतरे को आने से रोके और जितनी भी चुनावी रैलियां हैं उन पर रोक लगा दे। मेरा ये कहना है कि अगर जो सरकारें हैं, अगर एग्जिस्टिंग सरकारें अच्छा काम कर रही हैं और मेरे लिए अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट हूँ तो मैं स्वतः उनको वोट दे दूंगा, और अगर मैं उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हूं तो मैं विपक्ष को वोट दे दूंगा। तो ये डिसीजन अब जनता के ऊपर छोड़ दें, ये रैलियां बंद कर दें, अपना काम गिनाना बंद कर दें। दिलीप जी, क्या यहाँ पर रैली को, जैसे स्कूल के बच्चों और कॉलेजों की बच्चों का जो क्लासेस है वो ऑनलाइन की जा रही है, तो क्या ऐसे में रैलियों को भी ऑनलाइन नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए। आप वर्चुअल मोड पर रैलियां करिए, जितनी आपको रैली करनी है, आपको जितने लोगों को कनेक्ट करना है आप करिए,
उससे सरकारी संसाधन भी बचेंगे, दुनिया भर का पैसा जो खर्चा होता है वो भी बचेगा, सरकारी समय बचेगा, सरकारी तंत्र जो इन्वॉल्व होता है, सरकार की तरफ से रैलियों को मैनेज करने में जो सत्ता में होते हैं लोग, उनकी रैलियों को मैनेज करने के लिए बहुत सारा सरकारी तंत्र इस्तेमाल होता है, तो सरकारी तंत्र भी बचेगा। और उस सरकारी तंत्र को आप मेडिकल सुविधाओं के अरेंजमेंट में लगा दीजिए। पिछली बार याद करिए कि जब एकदम पीक पे था ये कोरोना का, तो बहुत सारे कैंप मेडिकल वो हॉस्पिटल्स बनाए गए थे, बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट तुरंत लगाए जा रहे थे, इनॉग्रेशन किए जा रहे थे। तो वो सारी तैयारियां पहले से क्यों ना हो, और जिस वजह से खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि ये सबको पता है, मेडिकली प्रूव्ड है कि ह्यूमन कांटेक्ट से ज्यादा बढ़ता है। यहाँ पे कि हाथ मिलाने को भी मना किया जाता है। तो जिस बीमारी के लिए हाथ मिलाना मना हो, उस बीमारी को बढ़ावा देने के लिए रैलियों को क्यों होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन को इस बात का संज्ञान पहले से क्यों नहीं ले लेना चाहिए? और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो सरकार है, जो सत्ता है, उसको इलेक्शन लड़ने से पहले जनता के प्रति उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो अपने देश की जनता की जान माल की रक्षा करे। तो वो ये आह्वान करे, खुद भी आह्वान करे और अपनी विपक्षी पार्टियों से भी आह्वान करे कि कोई रैली नहीं होगी। धारा 144 आप लगा देते हैं जब 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा ना होने दिया जाना चाहिए, तो वो धारा 144 आम जनता के लिए हो सकती है, तो वो धारा 144 राजनीतिक पार्टियों के लिए भी लगाई जानी चाहिए कि धारा 144 है, 5 आदमी से ज्यादा रैली में इकट्ठा नहीं होगा। आप वर्चुअल मोड पर जितनी बातें चाहिए वर्चुअल मोड पर कहिए, जनता सुनेगी, मैसेज भेजिए। इलेक्ट्रॉनिक मोड आज इतना ज्यादा हो चुका है, हम लोग बैठ करके इलेक्ट्रॉनिक मोड पर आज डिबेट कर रहे हैं, तो सरकारें भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, राजनीतिक पार्टियां भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी बात को जनता तक पहुंचा पाने में समर्थ हैं। जी डॉक्टर नरेश जी, कोरोना के मामले कई राज्यों में बढ़ रहे, और वहीं अगर देश की बात करूं तो कोरोना में ताजे जो मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में 7,000 के करीब आए, जो कि चिंता का विषय, और लोगों को इससे कैसे सतर्क रखें? देखिए आज मैं बताऊं आपको कि जैसे से ये नया वायरस बढ़ेगा ओमाइक्रॉन, तो जैसा कि विदेशों में हो रहा है, इंग्लैंड में शायद हो चुका है कि ये पिछली स्ट्रेन को रिप्लेस कर देगा। इसमें भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। तो हमारे देश में डबल विडंबना है कि एक तरफ तो पिछले डेल्टा प्लस वाले केस चले जा रहे हैं और ऊपर से 61 केस ओमाइक्रॉन के नए आ रहे हैं, वो जो कि इस नए वायरस वेरिएंट में ट्रांसमिट होने की यानी कि फैलने की क्षमता कहीं ज्यादा है। हालांकि ये सच है कि इसको अभी तक थोड़ा माइल्ड माना जा रहा है, लेकिन ये इससे कब स्ट्रांग बन जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए इतना ही कहेंगे कि डरने की जरूरत तो है भी और नहीं भी है, इसलिए कि लोग बाग अभी बिल्कुल ही बेफिक्र और बेपरवाह घूम रहे हैं। मैं सड़कों पे, मार्केट्स में, मॉल्स में, ऑफिसेज में, कहीं भी रिलीजियस गैदरिंग्स, पॉलिटिकल गैदरिंग्स, कोई इस बात का, हालांकि वार्निंग्स दी जाती हैं लेकिन कोई वार्निंग पे अमल नहीं कर रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मैं लोगों को डराना तो नहीं चाहता, लेकिन एहतियात के लिए और सावधानी के लिए जरूर कहूंगा कि इससे पहले कि ये जैसे पहली वेव से पहले कुछ दिन मिले थे हमें, दूसरी वेव से पहले भी कुछ दिन मिले थे, इसको हमने नहीं माना था, तो देश का बुरा दूसरी वेव ने तो आप जानते हैं कि देश को तहस नहस कर दिया था। तो ऐसा इस बार ना हो, तो मेरा हर जन से आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि आप कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कीजिएगा, मास्क लगाइएगा, भीड़ पैदा भी मत कीजिएगा और भीड़ में जाइएगा भी नहीं, 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिएगा और हाथों को सैनिटाइज और वॉश कीजिएगा और अपना एक प्रॉपर डाइट लीजिएगा। प्लस वैक्सीनेशन का इफेक्ट बट छुटपुट रहे भी तो वैक्सीनेशन से हमें इंडिविजुअल बचाव भी मिलता है और एक हर्ड इम्यूनिटी मिलती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी वैक्सीन को जल्द 70-75% पूरी जनता को दोनों वैक्सीन लग जाएंगे तो हम सबको हर्ड इम्यूनिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन पूरा करें। ना उसके लिए वैक्सीनेशन में हेसिटेंसी की जरूरत है और ना ऐसा सोचने की जरूरत है कि वो कितना असर करेगी। वो चाहे कम भी असर करेगी, वो सबको मिल जाएगी, इसको तो मिल के जो एक हर्ड इम्यूनिटी बनेगी वो सब जनता का, पूरी कम्युनिटी का बचाव होगी। तो इसलिए डरिएगा नहीं, लेकिन आने वाले 1-2 हफ्ते क्रूशियल हैं। जनवरी का महीना बहुत ही क्रूशियल रहेगा कि कोरोना ने इस पार होना है कि उस पार होना है। अगर हम लोग की तैयारी अच्छी हुई तो कोरोना को हम, ओमाइक्रॉन को हम इन्वाइट नहीं करेंगे, थर्ड वेव शायद नहीं आएगी। लेकिन अगर जैसा पिछली 2 वेव में हमारे देशवासियों ने गलतियां की हैं, ऐसी गलतियां चलती रही तो फिर भगवान के भरोसे है
क्या होगा और क्या नहीं होगा। जी, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि लोग सतर्क रहते हैं या फिर नहीं रह पाते। तो डॉक्टर नरेश जी, एक ओमिक्रॉन वेरिएंट से मौत की भी पुष्टि हो गई है जो ब्रिटेन में हुई है, और ब्रिटेन में जो आए दिन जो रोजाना जो केस है, जो हॉस्पिटल में 811 प्रतिदिन लोग एडमिट हो रहे हैं, और वहां पर एक तरह से इमरजेंसी की ही हालात पैदा हो गए। और ऐसे में भारत अपने स्वास्थ्य को लेकर कैसे, स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करे? देखिए, हमें पिछली 2 ईयर्स ने बहुत कुछ सिखा दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है और हमारी पूरी आशा है कि सब राज्य सरकारें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस अपने लेवल पे तैयारियां शुरू करें। हालांकि सच है कि हमारे देश में हर चीज पॉलिटिकल ज्यादा हो जाती है, तो क्योंकि 5 स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, तो पूरा काम जहां सरकारों का इसी पर लगा हुआ है। लेकिन हमारे हिसाब से हेल्थ एक इम्पोर्टेंट इशू है, आम जनता का स्वास्थ्य एक इम्पोर्टेंट इशू है। और जो भगदड़ हमने जो शॉर्टेजेस ऑक्सीजन की, एसेंशियल ड्रग्स की, आईसीयू बेड्स की, हॉस्पिटल बेड्स की देखी है सेकंड वेव में, ऐसा ना हो। तो मेरी अपील है सबसे, वो तैयारियां करें। और हमें जहां तक पता चला है काफी तैयारियां चल भी रही हैं, तो उनको एक्सपीडाइट किया जाए एक युद्ध स्तर पे। वही आज की वक्त की मांग है। उसी से आम जनता को कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और खुदा ना खालसा ऐसा कुछ आता है तो हम शायद बच पाएंगे। लेकिन अभी तक मैं आम जनता को आश्वासन दूंगा कि अभी तक की जो हमारा क्लिनिकल डेटा है और जो हमारा एपिडेमिकल डेटा है, उसके हिसाब से ओमिक्रॉन बढ़ तो जरूर है, लेकिन इसको अभी तक माइल्ड कहा जाएगा। लेकिन ये माइल्ड रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जनता अपने आप को तैयार करे। जनता ने थोड़ी लापरवाही की, जैसे कि सेकंड वेव में हुआ था, तो बाकी तो आप जानते हैं क्या कुछ हो सकता है। जी दिलीप जी, अब कई राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में रैलियां भी हैं और हर पार्टी रैली कर रही है, तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियां लोगों को कैसे सतर्क रख पाएगी? राजनीतिक पार्टियां कब लोगों को सतर्क रखना चाहती हैं? राजनीतिक पार्टियां तो ये चाहती हैं कि उनकी रैलियों में ज्यादा से ज्यादा भीड़ आए। वो भीड़ चाहे कुचल के मर जाए, चाहे कोरोना से मर जाए, चाहे किसी तरीके से मर जाए, इसकी उनको चिंता नहीं रहती। उनको सिर्फ एक ही कंसर्न रहता है कि उनकी रैलियों में ज्यादा से ज्यादा भीड़ कैसे आएगी। और वो भीड़ आती नहीं है, बुलाई जाती है। बसों में भर के, ट्रैक्टर में भर के, ट्रॉली में भर के वो भीड़ बुलाई जाती है, पैसे दे करके भीड़ बुलाई जाती है। तो आप यहाँ पर जो आम जनता है, जो गांव की जनता है, जो गरीब जनता है, जो रैलियों में कुछ पैसे के लालच में या किसी के बहकावे में पहुंच जाती है, उन तक ये बात पहुंचने की ज्यादा जरूरत है। देखिए, शहर की जो जनता है वो समझदार है। शहर की जनता कम से कम इस तरह की रैलियों में इकट्ठा नहीं होती है, लेकिन जो गाँव का है आदमी, निचले तबके का आदमी है, वो उन रैलियों में ज्यादा भीड़ लगाता है। तो उनको उन तक ये मैसेज पहुंचाने की जरूरत है। जो सरकारी तंत्र है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, जो सामाजिक संगठन है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन तक ये मैसेज पहुंचाएं। क्योंकि रैलियों में जाने के बाद अगर ये कोरोना बढ़ता है तो फिर जो सत्ता है वो अपने इंतजाम का हवाला देगी, जो विपक्ष है उन इंतजाम की कमियों का हवाला देगा। लेकिन दोनों की ये जो दो चक्की के दो पार्ट हैं, इसमें आम जनता ही पिसती आई और आम जनता ही पिसेगी। चाहे सरकारी संसाधनों में कमी हो चाहे ना हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उस संसाधनों को आजमाने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि विज्ञान में निवेश की बहुत ज्यादा जरूरत है। सही है, विज्ञान में निवेश की जरूरत है क्योंकि आज हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। लेकिन विज्ञान में निवेश के साथ साथ जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बचाने और उनको बढ़ाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ पैसा पेड़ों को लगाने पे, पेड़ों को बढ़ाने पे और पेड़ों को बचाने पे भी सरकार का खर्चा किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्राकृतिक जो नेचुरल चीजें हैं, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए सबसे बड़ा तंत्र यही है, डॉक्टर साहब शायद मेरी बात से सहमत होंगे, कि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी ज्यादा है, वो इम्यूनिटी इसकी ज्यादा कहाँ से हो सकती है? जब उसका अपना शारीरिक तंत्र मजबूत होगा। और सब जानते हैं कि ये जो शरीर है वो प्रकृति के पंच तत्वों से बना है। तो अगर प्रकृति शुद्ध है, हमारी हवा शुद्ध है, हमारे पानी शुद्ध है, तो हमारे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी। शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी, हम शुद्ध खाएंगे। आज जमीन की जो मिट्टी है वो भी इन्फेक्टेड है, तो जो अनाज पैदा हो रहा है, जो सब्जियां पैदा हो रही हैं वो भी शुद्ध नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। तो सर्वविदित हो चुका है कि पॉल्यूशन, दिल्ली में स्कूल बंद करने पड़ गए थे अभी पॉल्यूशन की वजह से। पानी शुद्ध आता नहीं है, सरकारी नल में जो पानी आता है वो पीने लायक नहीं होता है। फिर आप आरओ लगाते हैं,
वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं, उससे आप पानी पीते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों को शुद्ध करने की भी सरकार के लिए बहुत ज्यादा अहमियत होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो सरकारी जो प्राकृतिक संसाधन है वो आदमी तक शुद्ध रूप में पहुंचे, तो आदमी की इम्यूनिटी अपने आप डेवलप होगी, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो वो कोरोना से ज्यादा अच्छी तरीके से लड़ पाएगा। और कोरोना के साथ साथ और बहुत सारी बीमारियां हैं जो समय दर समय आती रहती हैं। कभी फ्लू आता है, कभी बर्ड फ्लू आता है, कभी स्वाइन फ्लू आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। और ये सारी चीजें आदमी पे तभी हावी होती हैं जब उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है। जी डॉक्टर नरेश जी, अगर वैक्सीन का असर कम हुआ तो लोगों के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है क्या ये लहर? देखिए इश्तियाक जी, मैं दोबारा इस शब्दों को रिपीट करूंगा कि चाहे हमारे नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने एक थोड़ा सा शंका की होगी, वो एक रिसर्च लेवल की चिंता है, वो आम जनता के ये चिंता की वजह नहीं होनी चाहिए। आज भी सरकार की जो ऑफिशियल पॉलिसी है, द वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज गोइंग ऑन वेरी वेल। और जब से ये हवा उठी है 24 नवंबर से ओमिक्रॉन की, तब से लोगों ने और वैक्सीन बढ़ चढ़ के लगाना शुरू किया हुआ है। और मैं कहूंगा कि उस चीज को चलाया जाए। और वो हर्ड इम्यूनिटी जो कि नॉर्मली अभी हमारे देश की तो वैक्सीनेशन, डबल वैक्सीनेशन 2 यूनिट लगी हैं, वो शायद 50-52% आबादी को लगी हैं, इसको हमें बढ़ा के 70-75% ले जाना चाहिए। उससे हम सब बचेंगे। तो अभी हम ऐसा ना सोचें कि हमारी वैक्सीन असर कम करेंगे, ऐसा सोचना गलत होगा। वैक्सीनेशन आर डूइंग वेल, कोवैक्सीन इज डूइंग वेरी वेल। कोवैक्सीन हमारे देश में चल रही है और ये अच्छी चल रही है और लोग काफी बढ़ चढ़ के लगा रहे हैं और लोग काफी जागरूक हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। प्लस मीनवाइल जो हमारी रिसर्च विंग्स हैं, मेडिकल विंग्स हैं, वो बकायदा, चूंकि एक नया वायरस आया है, उसके क्या वैक्सीन को चेंज किया जा सकता है, वो कार्यक्रम अग्रसर है। लेकिन अभी तक जो अवेलेबल वैक्सीन हैं उनका पूरा लाभ उठाया जाए और देश की ज्यादा से ज्यादा जनता इसको लगवाए। और प्लस मैं पहले भी बोला है, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे कोरोना वर्कर्स को और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स का, उनको जल्द से जल्द बूस्टर डोज भी दिया जाए। विदेशों में ये बात साबित हो चुकी है। इसको हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांग है काफी समय से कि इन लोगों को, इस 3 कैटेगरी ऑफ पीपल को जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगाई जाए। बिकॉज यही लोग हैं जिन्होंने हॉस्पिटल्स में, वार्ड्स में और आईसीयूज में काम करना है, तो इनका कॉन्फिडेंस होना और इनका ठीक होना अत्यंत आवश्यक है। जी दिलीप जी, आखिरी सवाल आपसे लूंगा कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का चुनाव पर क्या असर देखने को मिलेगा? चुनाव पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि चुनाव का असर ओमिक्रॉन पर देखने को मिलेगा अगर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पद्धति में बदलाव ना किया तो। क्योंकि चुनाव ओमिक्रॉन पिछली बार भी हमने बंगाल के चुनाव के समय देखा था, सेकेंड वेव इतनी ज्यादा थी, इतने ज्यादा लोग मर रहे थे, इतनी रिपोर्टिंग हो रही थी, उसके बावजूद भी बंगाल में चुनाव नहीं रुका था। तो कोरोना से चुनाव नहीं रुकेगा, लेकिन चुनाव की वजह से कोरोना बढ़ जरूर जाएगा, ये सत्य है। और अगर चुनावी रैलियां इसी तरीके से होती रही तो ये कोरोना बढ़ने में कोई ऐसा कोई शक नहीं रहेगा कि कोरोना फिर से उसी तरीके से पीक पे पहुंचेगा। अभी ठीक है, ये मान लीजिए जो साइंटिफिक स्टडीज कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि जो तीसरा वेरिएंट है ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। इन्फेक्शन होगा, आदमी को थोड़ा बहुत जुकाम बुखार होगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हम ये कॉन्फिडेंस के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी वेव जब आई थी जिसमें इतना ज्यादा ह्यूमन लॉस हुआ, ये ह्यूमन लॉस किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। तो कोरोना जिस तरीके से अपने रूप को बदल रहा है वो किसी साइंटिस्ट से पूछ के नहीं बदल रहा है, वो ऑटो चेंज है। तो आज वो बहुत माइल्ड है, लेकिन कल ये बहुत सीरियस हो जाएगा, इस बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता है। जब वेरिएंट चेंज हो रहा है, अपना रूप बदल रहा है, तो रूप कभी भी बदल सकता है। और जितने ज्यादा लोगों में फैलेगा उतने ज्यादा लोगों में ये परेशानी बढ़ाएगा। अल्टीमेटली अगर सर्दी जुकाम बुखार खांसी पूरे देश की जनता को हो गया तो इतनी दवाइयां कहाँ से आएंगी, इतने डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे, इतने हॉस्पिटल्स कहाँ से आएंगे। तो कुल मिलाकर के जनता की अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। जनता को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जो अननेसेसरी की गैदरिंग में, देखिए जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनको करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि हर आदमी को अपना परिवार पालना है, अपना व्यापार चलाना है, नौकरी करनी है, वो छोड़ नहीं सकता है। तो वो जो मैंडेटरी चीजें हैं उनको तो करना पड़ेगा, आदमी को ना चाहते हुए करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो अननेसेसरी की गैदरिंग हो रही है, बाजार में अगर आप नाहक घूमने जा रहे हैं तो मत जाइए, अननेसेसरी की गैदरिंग कर रहे हैं तो मत करिए।
मास्क का इस्तेमाल करते रहिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहिए और चुनावी रैलियों में जाने से बचिए। लेकिन इसके साथ साथ सरकार की और इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, स्टेट इलेक्शन की भी बनती है और सेंट्रल इलेक्शन की भी बनती है। और यहाँ पर मैं एक तरीके से कहूंगा कि कोर्ट की भी एक ड्यूटी बनती है कि वो पहले से एक आदेश जारी कर दें कि इस बार इस तरह का कोई रिस्क सरकारें नहीं उठाएंगी, कोई चुनावी रैलियां नहीं। ठीक है। और डॉक्टर नरेश जी, कोरोना नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया लेंगे। इतना ही कहूंगा कि हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, तो हमारी कोशिश प्रिवेंशन की होनी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ की होनी चाहिए, यानी कि केस कम से कम हो, इसी की कोशिश है। इसके लिए कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर प्लस वैक्सीनेशन, लोगों का जागरूक होना जरूरी है और भगवान चाहेगा तो हम जरूर बचेंगे। हम सबको ये मिलकर कोशिश करनी है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आर्या न्यूज पर जुड़ने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और वहीं आपको बता दें कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने चिंता में डालने वाला बयान दिया है और उनके मुताबिक भविष्य में वैक्सीन की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। और इसके अलावा आपको बता दें कि भारत में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 61 मामले हो चुके हैं। और इसके अलावा आपको बता दें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में अब तक 28 आ चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान में 17। और वहीं वीके पॉल ने बताया कि नई वैक्सीन की जरूरत भी पड़ सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।